हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ सर्किट के क्वेश्चंस कराए थे और साथ में इस एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कराया था कि अगर स्विच को क्लोज करते हैं तो फिर किस वायर से कितना चार्ज पास करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको ये होमवर्क दिया हुआ था और फिर इसको बोला था कि इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा। इसको आप मैच करना। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनिशियली जो सर्किट दिया हुआ था स्विच को क्लोज करने से पहले उसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्विच को क्लोज करने से पहले बच्चा कितना चार्ज है ये हम देख लेते हैं। तो सर्किट इधर से कनेक्टेड नहीं है, यहां से कनेक्टेड है। तो इस वाले वायर में अगर देखा जाए, इस वाले लूप में, तो देखो 6 और 3 का सीरीज जो है वो 6 और 3 का सीरीज हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड के बराबर। तो चार्ज उस पर हो जाएगा प्लस माइनस 40। तो इधर प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम यहाँ पे, और यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो इन पे चार्ज 40 और 40 माइक्रोकूलम हो गया। अब जब स्विच को क्लोज कर रहे हैं बच्चा, तो क्लोज करने के बाद अब अपने को चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, क्योंकि बीच से वायर निकला है और वो वायर चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है। यहां पे भी देखो, यहां पे भी वायर निकला था, लेकिन फिर भी इन दोनों को सीरीज में हमने इसलिए माना क्योंकि ये वायर जाके फिर किसी बैटरी या प्लेट से कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, ये वायर यहीं पे खत्म हो जा रहा था। इसका मतलब कि ये वायर चार्ज का कोई भी ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहां पे वो ट्रांसफर कर रहा है, तो इस वजह से सब आप यहां पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। इसको करेंगे पोटेंशियल असाइन करके, और पोटेंशियल असाइन करना आपको सिखाया हुआ है। तो अगर मान लो यहां पे हम 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो बच्चा यहां पे 0 वोल्ट माने तो यहां का पोटेंशियल कितना मिलेगा? 12 वोल्ट के बराबर। अच्छा, यहां 0 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल कितना मिलेगा? 20 वोल्ट के बराबर। तो इसका मतलब अगर देखा जाए कि इसके अक्रॉस चार्ज कितना है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 8 वोल्ट का। ठीक है, 20 माइनस 12, और हायर पोटेंशियल किधर की तरफ? 20, तो 20 पे आएगा पॉजिटिव और उधर वाले पे नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट का, कैपेसिटेंस है 6, तो इसका मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात? अब देखिए इस वाले कैपेसिटर पे देखा जाए तो इधर 0 वोल्ट है, इधर 12 वोल्ट, तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और इस पे आएगा 36 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, तो ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो, अब आते हैं कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ 1, 2 और 3 से। तो अगर 1 पे देखे बच्चा, तो 1 पे देखें तो 1 वाले प्लेट पे देखो, जो भी चार्ज 1 वाले प्लेट से जाएगा यहां से, वो किस प्लेट के चार्ज को अफेक्ट करेगा, ये आपसे पूछा जाए तो वो इस वाले प्लेट के चार्ज को अफेक्ट करेगा और साथ में इस वाले प्लेट के चार्ज को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जब यहां से स्विच क्लोज करोगे और चार्ज जो होगा, ये 1 वाला जो पाथ है, ये 1 वाला पाथ, इससे चार्ज जो जा सकता है वो जाके इन दो प्लेट के चार्जेस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले देखो इन दोनों प्लेट पे कितने चार्जेस थे। तो पहले देखा जाए तो पहले के चार्जेस यहाँ पे प्लस माइनस 40, मतलब इस प्लेट पे प्लस 40 और इस पे प्लस माइनस 40, इसका मतलब नेट चार्ज इन दोनों प्लेट का मिला के 0 है। अब स्विच को क्लोज करने के बाद जरा देख के बताओ कि नेट चार्ज कितना है। तो इस पे प्लस 36, इस पे माइनस 48, इसका मतलब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है इस 1 वाले पाथ से। नेट चार्ज इन दोनों प्लेट पे कितना हो गया? प्लस 36 माइनस 48, इसका मतलब माइनस 12 माइक्रोकूलम। तो 1 वाले पाथ से कितना चार्ज गया होगा बच्चा? ये क्या होगा? माइनस 12 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है? चलो अब दूसरे वाले पाथ से देखते हैं। तो 2 वाले पाथ से जो भी चार्ज आएगा वो इस प्लेट को अफेक्ट करेगा, इस प्लेट के चार्ज को। तो इस पे चार्ज पहले कितना था? माइनस 40, अब इस पे चार्ज कितना है? माइनस 36। इसका मतलब ये जो 2 वाला रास्ता है, इससे चार्ज कितना गया? माइनस 40 पहले था, अब है माइनस 36, इसका मतलब प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस वाले रास्ते पे। अगर थर्ड वाले रास्ते को देखें तो थर्ड वाला रास्ता जाके इस प्लेट के चार्ज को अफेक्ट करेगा। तो इस प्लेट के चार्ज का बताओ, पहले इस पे चार्ज कितना है? प्लस 40, तो प्लस 40 है तो इस प्लेट पे चार्ज फिर कितना हो गया?
अब +48 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड वाले रास्ते से चार्ज गया है +40 था, अब +48 हो गया, इसका मतलब चार्ज कितना गया होगा, +8 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये निकालना है कि इस बैटरी से और इस स्विच से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को, शायद ये पिछले टर्म में मैंने आपको होमवर्क इसको भी दिया हुआ था, तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर चलते हैं आगे, अगर नहीं दिया होगा तो देखो इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं। तो ये स्विच एस था, इसी से अपने को चार्ज और बैटरी से चार्ज कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच एस को ओपन करते हुए, जब ओपन था स्विच एस, तो फिर सारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज था ये मैं कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, देखो तो ये स्विच ओपन है, कोई कनेक्शन है नहीं, इसका मतलब 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, बीच से वायर निकला हुआ है लेकिन वो वायर किसी प्लेट पे नहीं जा रहा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है, चार्ज सेम रहता है। तो यहां पे अगर कोई वायर चार्ज लेके जा ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब कि चार्ज जो भी रहेगा इस प्लेट का और इस प्लेट का, वो कंजर्व मतलब कि 0 रहेगा, चार्जिंग से पहले भी और चार्जिंग के बाद भी। ठीक, लेकिन अगर यहां से कोई वायर निकल गया बीच से, तो इसका मतलब वो इन दोनों प्लेट के चार्जेस को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फिर वहां सीरीज कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। बताओ यहाँ पे 6 और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, तो इस वजह से सीरीज कॉम्बिनेशन 6-3 का कितना होता है, बच्चे अभी तक रट चुके होंगे, 6-3 का 2, तो 6-3 का 2, तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पे सर्किट बन जाएगा, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो गया और उससे कनेक्टेड है 2 वोल्ट की बैटरी। ठीक, तो चार्ज कितना हुआ, तो चार्ज इसके ऊपर हो गया ±4 माइक्रोकूलम के बराबर। तो इसका मतलब इस वाले पे भी कितना चार्ज, ±4 माइक्रोकूलम, और इस वाले प्लेट पे भी कितना चार्ज, ±4 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है? अब चलो चलते हैं, स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा। तो देखो बच्चा, स्विच को क्लोज करने के बाद इसको चाहो तो आप साइड में सर्किट को बना सकते हो, या फिर ना भी बनाओ, इतना तो छोटा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो खुद से बिना सर्किट को ड्रॉ किए। यहां पे देखो, यहां पे हम ड्रॉ करेंगे सर्किट। तो जब बैटरी, जैसे ही स्विच को आपने क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज किया तो ये 3 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर है बच्चा, इसके क्रॉस बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हमने आपको ये बताया था ना कि जब भी आप कनेक्टिंग वायर में मूव करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहां का होगा, अगर इस वायर से चले, हम वायर से चलते हुए यहां पे आए, तो क्या उतना ही पोटेंशियल यहां का भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस पूरे दिन दोनों ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस कितना मिला, 0। तो इसका मतलब इन पे चार्ज भी कितना आएगा, 0 के बराबर। तो इसको कहते हैं कि हमने इस कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किटिंग कर दी। ठीक है, आप किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी के साइड्स को वायर से जोड़ दीजिए, तो वो क्या होगा, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस कैपेसिटर के भी दोनों एंड को देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि ये कैपेसिटर ऐसे थे, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये दोनों चार्जेस आपस में पास आना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास रास्ता नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज जंप करके यहां नहीं जा सकता। ठीक है, जब तक बीच का मीडियम आयनाइज ना करे, कोरोना डिस्चार्ज ना हो, और ये प्लेट है, शार्प एजेस नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज नहीं होगा। तो यहां पे ये आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इनको किसी वायर के थ्रू एक रास्ता प्रोवाइड कर दूं, तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस को तुरंत एक रास्ता मिलेगा, ये यहां से चलेंगे, घूम फिर के यहां पे आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होके 0 हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब इनका ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा बच्चों, 0। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना, 0 के बराबर। क्लियर है? तो इनके ऊपर चार्ज बच्चा आ गया 0। ठीक, तो किसी भी कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्टिंग वायर से आप जोड़ दोगे दोनों एंड को, तो इसके ऊपर कोई पोटेंशियल, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा ये पता चल गया कि ये तो सर्किट से हट गया एक तरीके से। अब बचा अकेले क्या, 6 माइक्रोफैराड। तो 6 माइक्रोफैराड जो होगा वो 2 वोल्ट की बैटरी, मतलब इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए आप तो ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हटा दीजिए, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का। 2 वोल्ट की बैटरी है और साथ में 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। तो चार्जेस कितने होंगे, प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो इस पे चार्ज होगा प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम, ये पता चल गया। इस पे चार्ज 0 0 और इस पे इतने इतने चार्ज हो गए, ठीक है। चलो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना था बच्चा, तो कैलकुलेट ये करना था कि बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ और स्विच से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो बैटरी से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ मैं इस डायरेक्शन में चार्ज ट्रांसफर दिखा रहा हूं, ठीक है। कोई अगर इस डायरेक्शन में चार्ज ट्रांसफर दिखाएगा तो कुछ उसका ठीक नेगेटिव दिखाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर जैसे मान लो कि मैं ये बोलूं कि जो इधर की तरफ अगर गया +4 माइक्रोकूलम, बाई चांस अगर मान लीजिए, तो कोई अगर इधर की तरफ एरो करके करेगा तो वो क्या बोलेगा, अगर इधर +4 गया इसका मतलब इधर की तरफ -4 गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप चार्ज के साथ साथ ये भी बात दिखाओगे कि किस डायरेक्शन में वो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस प्लेट पे, इस वाले प्लेट पे बताइए कितना चार्ज है, पहले स्विच को क्लोज करने से पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज, तो बच्चा इस प्लेट पे चार्ज है +4 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। अच्छा इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज हो गया, +12 माइक्रोकूलम। तो ये वाला जो प्लेट है इस पे चार्ज आखिर में कहां से आएगा, क्या इस चार्ज को आने के लिए इसी रास्ते का यूज करना पड़ा होगा, और किसी रास्ते से तो ये चार्ज आ ही नहीं सकता यहां तक। इसका मतलब पहले चार्ज था +4, अब चार्ज है +12, बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया बच्चों बताओ, +8 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसका मतलब यहां पे चार्ज ट्रांसफर हुआ +8 माइक्रोकूलम का, ठीक। चलो अब स्विच पे देखते हैं। तो स्विच भाई ये देखो, स्विच जो है ये यहां पे स्विच था ना, यहां पे जिसको हमने कनेक्ट किया है, ठीक। अब देखो स्विच से जो वायर जाएगा वो किन दो प्लेट से कनेक्टेड है, तो वो एक तो इस प्लेट से कनेक्टेड है और एक ये इस प्लेट से कनेक्टेड है। तो इन दोनों प्लेट का चार्ज देखो, स्विच को क्लोज करने से पहले इन दोनों प्लेट पे चार्जेस कितने थे, तो इस प्लेट पे चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, इस प्लेट पे +4 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कि इनके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया, दोनों प्लेट का 0, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे -12 माइक्रोकूलम है और इधर 0 है। मतलब बताओ बच्चा स्विच से कितना चार्ज गया, इसका मतलब यहां पे नेट चार्ज कितना, 0, ठीक है। अब 0 चार्ज था लेकिन अब यहां पे इन दोनों का मिला के नेट चार्ज कितना हुआ है, -12 माइक्रोकूलम। इसका मतलब स्विच से इस डायरेक्शन में यहां पे कितना चार्ज गया है, -12 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर्ड आप आंसर में लिखोगे और साथ में डायग्राम में ये 2 एरो जरूर बनाओगे, ठीक है। तो अगर कोई इधर की तरफ लिखता है -12 माइक्रोकूलम और कोई इधर की तरफ लिखेगा तो वो कितना एरो दिखा के बोलेगा, +12 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहां पे चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी इज +8 माइक्रोकूलम in direction as shown in diagram। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से इसको उसी तरीके से स्विच के लिए लिखोगे तो चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू स्विच इज -12 माइक्रोकूलम एज शोन इन डायग्राम, ठीक है। चलो अब यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एकदम हलवा है तुम्हारे लिए, जल्दी से सॉल्व कर ले जाओ। इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत प्रैक्टिस कराइए पहले, ठीक है। एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम में ही बहुत, उसका नाम ही बहुत मजेदार है एक बार। लेकिन उससे पहले उसके बेसिक्स को बनाने के लिए आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल, आपको एक सर्किट दे दिया गया है, VA माइनस VB की वैल्यू पता करनी है अपने को, ठीक है। एक बार कर लीजिए सॉल्व, क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो और ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए।
ठीक, सॉल्व कर लिया। अब देखो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो सबसे पहले 6 और 3 ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैराड, 12 और 6 इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये बता चुका था आपको कि 6 3 का कितना होता है कि भाई 6 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन 2। ठीक, अब इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, इक्विवेलेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 4। तो देखो 12 और 6 दिया हुआ नीचे, ऊपर 6 3, तो 6 3 का 2, 12 6 का 4, तो ये हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले अगर मान लो इसको सॉल्व करने चले तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ड्रॉ कर लिया, ये चीज। ठीक है, तो 2 और 4। अब देखो या तो इसको आप सिंपल इसको एक सर्किट तक लेके जाओ। आप एक सर्किट तक लेके जाते तो क्या बोलते कि 6 माइक्रोफैराड है और साथ में बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का। इस तरीके से सॉल्व करते आप। तो इन पे चार्ज कितना बताते हैं, प्लस माइनस 72 माइक्रोकूलम, ये बोलते हैं। ठीक, बाकी ये चीज देखो, फिर उसके बाद फिर बैक आते कैलकुलेट करते। बैक कैलकुलेशन में क्या बोलते कि इसके ऊपर वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12, तो इसको भी 12 मिला, इसको भी 12 मिला। लेकिन यहां पे बच्चा खुद ही सीधे देखो, ये बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है ना, और ये दोनों कैपेसिटर भी इसी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। मतलब 4 माइक्रोफैराड वाले को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 12 वोल्ट का। 2 माइक्रोफैराड को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, इसको भी 12 वोल्ट का। तो बच्चा इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 12 इंटू 4, 48 माइक्रोकूलम। अच्छा, इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चार्ज निकल गया इन पे। तो ये चार्ज निकल गया। अब ऊपर वाला 2 माइक्रोफैराड जो है वो 2 कैपेसिटर का 6 और 3 वाले का सीरीज कॉम्बिनेशन है। नीचे वाला जो है वो 12 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अगर आप एक स्टेप बैक जाते हो तो इस पे आप चार्ज दिखाओगे प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम, इस पे प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम, इस पे बोलो कितना चार्ज होगा, तो प्लस माइनस 48 माइक्रोकूलम, और ये प्लस माइनस 48 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात? ठीक, अब यहां पे देखिए, अगर मान लो VA माइनस VB अपने को कैलकुलेट करना था, तो अगर VA माइनस VB हम कैलकुलेट करना शुरू करें, देखो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले A से लेके B तक मैं इक्वेशन लिखने चलता हूं। ठीक, तो A से B तक इक्वेशन अगर लिखूं तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा जगह है। तो VA से स्टार्ट करते हैं हम। VA से स्टार्ट किया, इधर से घूम के यहां पे आ रहे हैं B पे, तो VA नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो इसका मतलब कि पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। कितने से करेगा भाई, तो 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है बात? अच्छा, फिर उसके बाद यहां से घूम के आए, यहां पे कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं, सिंपल वायर में घूम रहा है। फिर जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पोटेंशियल बच्चा घटेगा। कितने से घटेगा, तो आप बोलोगे माइनस 48 बाई 12, 48 बाई 12, और कहां पहुंच गए हम, VB पॉइंट पे। ये क्लियर है बात? ठीक, अच्छा देखो 24 बाई 6 कितना आएगा, 4, और 48 बाई 12 ये भी 4। इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए और VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आई, 0। ठीक है, तो यहां पे A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 0। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां पे। ठीक है, यहां से एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं हम कि अगर A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, तो क्या A और B के बीच में अगर मैं कोई कैपेसिटर को जोड़ देता हूं, ठीक है, ध्यान देना, अगर A और B के बीच में अगर मैं यहां पे एक कैपेसिटर लगा देता हूं, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कुछ भी रहे, चाहे वो 10 माइक्रोफैराड का रहे, 50 माइक्रोफैराड रहे, 100 माइक्रोफैराड रहे, क्या इस बात पे उसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा कि उस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आता है? आप सोच के बताओ। नहीं, ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों भाई?
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो आया तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो चार्ज की वैल्यू भी बोलो बच्चा कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम को, अच्छा ये कैसे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा वो तो ठीक है, अपने को कैसे पता चलेगा कि किस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा किस में नहीं आएगा। तो इस टाइप के स्पेशल अरेंजमेंट को बोलते हैं हम व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल। ऐसा नहीं है, व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम था, इसको अलग अलग नहीं प्रोनाउंस कर कि व्हीट स्टोन ब्रिज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। तो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज में देखो 5 कैपेसिटर का इस टाइप का सेटअप रहता है। अगर ये कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटर, मतलब कि 6/12 कितना आया 1/2, 3/6 कितना आया ये भी 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6/12 रहता तो भी 1/2 आता, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 9/18 होता तो भी 1/2 आता। तो जब भी ऐसा होगा कि ये कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय ये कैपेसिटेंस और फिर ये कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय ये कैपेसिटेंस दोनों बराबर आएंगे अगर, ठीक है, तो फिर उस केस में यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो एग्जिस्ट करेगा और फिर इस कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे आप देखो इस चीज को अभी लिखेंगे हम। तो इस एग्जाम्पल के बाद ये देखो ये पूरा सॉल्व करके वही पिछला वाला ही सर्किट है। तो VA माइनस VB निकालने के बाद ये लाइन लिखिए कि इफ वी कनेक्ट अ कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट A एंड B, इसी क्वेश्चन में थ्योरी है। ठीक है, तो इफ वी कनेक्ट अ कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट A एंड B देन it will have no charge between potential, it will have no charge because potential difference is zero. ठीक है, so it will be of no use. कैपेसिटर का काम क्या है बच्चा? चार्ज को स्टोर करना, उसी की चार्ज को स्टोर करेगा तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। तो जब चार्ज ही नहीं स्टोर हो रहा है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं स्टोर होगी, इसका मतलब वो कैपेसिटर अपने लिए बेकार है। तो अगर आप A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगाते भी हो तो फिर उसका कोई यूज वहां पे नहीं है। ठीक है, तो जब यूज नहीं है तो अगर मान लीजिए कभी आगे चल के ऐसा सर्किट दिखा जिसमें इस टाइप का अरेंजमेंट और बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम उसको काट के हटा देंगे। मतलब काट के हटा देने का मतलब सर्किट से उसको रिमूव किया जा सकता है और उसकी वजह से सर्किट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आपने। ठीक, चलो इसको हटाता हूं मैं। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो देखो टॉपिक का नाम डालिए व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही था जो अभी आपको बताया, इस न्यूमेरिकल से जो हमने सीखा यही कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमने क्या सीखा कि C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर मतलब ये कंडीशन है C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। ठीक, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इसको लिख लेते हैं। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। ठीक, और उस केस में A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100% है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई की तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा और उस केस में ये जो कैपेसिटर C5 है इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? जीरो। और चार्ज कुछ भी नहीं आया इसके ऊपर, इसका मतलब इसने कोई एनर्जी स्टोर नहीं की, ये फालतू का इस सर्किट में जुड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, एकदम निकम्मा कैपेसिटर ही है। ठीक है, तो बाकी के 4 कैपेसिटर काम के रहेंगे, C5 जो होगा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, बस इस डायग्राम को ड्रॉ करिए, इस कंडीशन को आगे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस डायग्राम को पूरा ड्रॉ करने के बाद आप इसकी कंडीशंस को लिख लीजिए। यहां से कंडीशन क्या है? इफ C1/C2 is equal to C3/C4 then it is called balanced wheat stone bridge। ठीक है, बैलेंस का मतलब वही C1/C2 is equal to C3/C4 की कंडीशन फुलफिल्ड है। किसी किसी किताब में देखोगे इसी को ऐसे लिखा होगा C1/C4 C1 multiplied by C4 is equal to C2 multiplied by C3। सेम ही चीज है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, ठीक, देन नो चार्ज अपीयर्स ऑन C5
एंड इट कैन बी रिमूव्ड। ठीक, तो C5 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और C5 को हम सर्किट से हटा सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो इस चीज को प्रॉपरली लिख लीजिए। चलते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखो अपने को बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को निकालना है। ए कहां पे है? ए यहां पे है, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, और बी यहां पे है। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को निकालना है। पहले तो ये सोच के बताओ कि क्या 3 और क्या यहां पे कोई भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको दिखाई दे रहा है? इत्मीनान से सोचो, क्या कोई सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे 3 और 5 वाला शायद सीरीज में हो सकता है। तो बच्चा देखो बीच में ये तार निकल रहा है, ठीक है, और वो जाके प्लेट से कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे कभी भी आप ये तो नहीं बोल पाओगे कि ये दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों भी आपस में सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच से ये कैपेसिटर निकल गया। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पे ये 5 कैपेसिटर हटा के हम कितने एक कैपेसिटेंस लगा दें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताया हुआ आपको कि वो उतना ही चार्ज स्टोर करे, और ये सीरीज पैरेलल हम सीख चुके हैं सीरीज पैरेलल के समय पे। तो देखो 3 और 5 ना सीरीज में है, क्या ये पैरेलल में है 3 और 5? तो 3 और 5 को आप देखोगे तो ये पैरेलल में भी नहीं है। पैरेलल में क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पे देखो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो भाई ये वाला जो पॉइंट, अगर मान लो इसको D बोल देता हूं मैं और इसको E बोल देता हूं, ठीक है, तो ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? D और E के बीच में। लेकिन ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? D और A के बीच में। समझ में आ रही है बात? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VD माइनस VA या VA माइनस VD। इसके क्रॉस कितना होगा? VD माइनस VE। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। बीच में आप ये ऐसे भी देखो, ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ गया, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ना पैरेलल में है ना ये दोनों सीरीज में है। क्या आप सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बस सीख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सीरीज पैरेलल है ही नहीं, कुछ भी पॉसिबल इस समय। ठीक, लेकिन बच्चों यहाँ पे आप एक चीज सीख चुके हो और वो ये व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आई बात? तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं, जब भी 5 कैपेसिटर टाइप का कुछ गुच्छा मिले आपको कैपेसिटर का, तो आप समझ जाओ कि वहां पे एक बार चेक करो कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। अगर नहीं होगा व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम आपको कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं वो सिखाएंगे बाद में। ठीक है, इसी चैप्टर में सिखाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट वालों को, तो वो चीज पढ़ना नहीं है। अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है, अनबैलेंस का मतलब कि अगर 3/6 और इधर 2/4, तो देखो ये बैलेंस है ना, इधर का भी रेशियो 1/2 आया और इधर का भी रेशियो 1/2 आया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो यहाँ पे 2/4 की जगह यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड दे दिया गया होता, तो इसका मतलब इधर का हो जाता 3/6 1/2 और इधर का कितना हो जाता? तो बच्चा इधर का हो जाता 2/4 और 2/6 का मतलब 1/3 रेशियो। तो इसका मतलब दोनों तरफ का जो रेशियो है वो अलग अलग आ गया। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, इस टाइप के अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उस केस में आप ये बीच वाले कैपेसिटर को यहां से कट करके नहीं निकाल सकते। क्लियर है बात? ठीक, तो जरा देखते हैं कि इस वाले को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, 3 और 6 का रेशियो 3/6 1/2 के बराबर है। क्या वो 2/4 के बराबर है? जी हाँ है, 1/2 और 1/2 दोनों आ रहा है। इसका मतलब कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप लिखोगे इस जस्ट क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन में कि इट इज अ केस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये 5 माइक्रोफैराड को कट करके निकाल देते हैं। तो अगर ये 5 माइक्रोफैराड को मैं कट करके निकाल दूं तो सर्किट में बचेगा क्या? देखिए 2 कैपेसिटर ऊपर बचेंगे और 2 कैपेसिटर फिर नीचे बचे, और कैपेसिटर उनके बीच में नहीं है दूसरा। ठीक है, अब इसके बाद
ये है 3 माइक्रोफैराड और ये है 2 माइक्रोफैराड। फिर उसके बाद ये 6 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये सर्किट हो गया पूरा। अच्छा बताओ 3 और 2 का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 3 और 2 का इक्विवेलेंट होगा बच्चा C1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसका यूज अभी तक ज्यादा हमने किया नहीं है। C इक्विवेलेंट क्या बताया था फॉर्मूला? 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। उसी को सॉल्व करके आया था ना C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो जैसे ऊपर वाले इसी फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूं मैं, तो अगर ऊपर वाले एंड का कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 6 बाई 5 आया। और फिर नीचे वाले कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करें तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 12 बाई 5। तो ये आ गया बच्चों 12 बाई 5 माइक्रोफैराड और ये 6 बाई 5 माइक्रोफैराड। ठीक, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 6 बाई 5 प्लस 12 बाई 5, इसका मतलब 18 बाई 5। मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 18 बाई 5 माइक्रोफैराड के बराबर। क्लियर है बात? तो ये 5 कैपेसिटर के सिस्टम में इस कैपेसिटर को काट के हटा दिया और बाकी के 4 कैपेसिटर जो है वो साफ साफ अपने को दिख गया कि 2-2 सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करके 18 बाई 5 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोग धीरे धीरे सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं उसके अंदर एक्सपर्ट बन रहे होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जरा इसका सॉल्व करके बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा? जल्दी सॉल्व करो। तो यहां पे अगर सॉल्व करें तो 3 और 6, जल्दी जल्दी बताओ क्या 8 माइक्रोफैराड आया आंसर? जितने लोग 8 माइक्रोफैराड आंसर लेके आए हैं वो लोग समझिए कि आपका आंसर गलत है। 8 माइक्रोफैराड इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बच्चे गलती करते हैं, उनको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाता है ना तो वो हर एक 5 के गुच्छे को व्हीटस्टोन ब्रिज मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा हर एक 5 कैपेसिटर का सेटअप जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताते हैं आपको। देखो जैसे कि अभी तक हमने क्या किया था, इस टाइप का जो भी इस टाइप का सुंदर चीज दिखाई दे रहा था 5 कैपेसिटर का, उसमें हम बीच वाला कैपेसिटर हटा देते थे। क्यों हटाते थे जरा बताओ? क्योंकि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आता था वो 0 आता था। तो अगर बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखो, ये जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इस 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में आप देखोगे कि अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी ए और बी के क्रॉस कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालने को बोला है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बताइए इतने बड़े कैपेसिटर के सेटअप की जगह हम कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दें कि वो बैटरी उसके ऊपर उतना ही चार्ज दे जितना कि मतलब उतना ही एनर्जी स्टोर करे जितना ये 5 कैपेसिटर मिलके काम कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो अगर मान लीजिए कोई इस बैटरी को आपने दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो बताओ क्या 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उसके ऊपर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस ये 2 माइक्रोफैराड के ही अक्रॉस है। देखो इन 2 पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी हम लगाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चा? 10 वोल्ट का। ठीक, तो 2 माइक्रोफैराड को कितना पोटेंशियल मिला? 10 वोल्ट। अच्छा ये 6 और 12 माइक्रोफैराड, ये जो दोनों है, इनको मिला के कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट का। इन दोनों को मिला के कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट का। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए यहां पे आप इस 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर को काट के हटा दोगे, पाप पड़ेगा। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को यहां से नहीं हटाओगे काट के, क्योंकि ये बेचारा जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है। क्लियर है बात? तो इस चीज को समझना कि हर एक 5 कैपेसिटर वाली जो चीज है वो बैलेंस व्हीटस्टोन या व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहां पे इस सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बताया होता और फिर ये क्वेश्चन आपको दिया होता है ना, तो बच्चे
आप यकीन मानो आप सही किए होते, जितने लोग 8 माइक्रोफैराड आंसर निकाले होंगे। वो किए क्या होंगे 8 माइक्रोफैराड वाले बच्चे, वो क्या किए होंगे, सीधे सीधे 2 माइक्रोफैराड को उड़ा दिए होंगे यहाँ से, और 2 माइक्रोफैराड को उड़ा दोगे तो बचा क्या, यहाँ पे एक कैपेसिटर बचा, यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर एक कैपेसिटर ये बचा, फिर उसके बाद ये, और फिर ये, ठीक, और बीच वाला एक कैपेसिटर गायब हो चुका है, ठीक, तो ये गायब हो गया। अब बचा क्या है, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 12 माइक्रोफैराड, और ये 12 माइक्रोफैराड हो गया, और ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक। तो 6 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता है, 6 3 का 2, तो इसका मतलब डबल करें 12 और 6 का कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब इन दोनों का भी कितना 4, और 4 और 4 आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, कितना होगा 8। ये कुछ बच्चे गलती किए होंगे, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आपको, ठीक। आपको ये चीज बता दिया है कि ये बैलेंस व्हीट, बल्कि आप यहाँ पे लिख लो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि यकीन मानो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आप ये गलती करोगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं ये, ठीक है, ये बैलेंस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं कि सर्किट तब फिर सॉल्व कैसे होगा। बहुत आसान है, अभी तक आप सॉल्व कर चुके होंगे कि सीधे सीधे दिख रहा होगा 6 और 12 क्या है सीरीज में, ये 6 और 12 क्या है, ये भी सीरीज में है, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओगे एक सर्किट रिड्यूस करके, तो ये 6 और 12 मिलके 4 माइक्रोफैराड, बीच में 2 माइक्रोफैराड बचा हुआ है, फिर इधर 6 और 4 मिलके, अरे 6 और 12 मिलके 4 माइक्रोफैराड, इसका मतलब ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अपना बी है। बताओ कितना इक्विवेलेंट आएगा ए और बी के बीच में, 10 माइक्रोफैराड का। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो बच्चा यहां पे देखो जरा, अब ये क्वेश्चन करके बताओ, अब ए और बी पॉइंट यहां पे, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए याद रखना कि जो 5 कैपेसिटर का आप सेटअप बना रहे हो, 5 कैपेसिटर का सेटअप किसी किसी बुक में स्क्वायर करके बनाता है, किसी किसी जगह इस टाइप से बना देते हैं इसी चीज को ऐसे, ठीक है। इसी डायग्राम को हमने इस तरीके, मतलब इस वाले पॉइंट को क्या किया, थोड़ा सा खींच दिया इस तरीके से, इसको थोड़ा तिरछा बना दिया ऐसे, ठीक है। सेम डायग्राम है ये। अब पॉइंट ए यहां पे दिया हुआ है, पॉइंट बी यहां पे दिया हुआ है, ठीक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है बच्चा, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देखो ये जो पॉइंट है यहां से, इन दोनों पॉइंट से कोई टर्मिनल नहीं निकला होता, ठीक है। मतलब बैटरी जो होगा वो इन दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि हम इसी वाले कैपेसिटर को तो कट करके हटा रहे थे ना, और इसी के क्रॉस बैटरी अगर लगा दोगे तो क्या कभी पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस जीरो होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि बैटरी जो होनी चाहिए वो कभी भी, ये जो ट्रिपल पॉइंट बन रहा है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब 3 तार आके मिल रहे हैं ना यहाँ पे, तीनों कैपेसिटर वाले तार, ठीक है, वहां पे बैटरी नहीं कनेक्ट होनी चाहिए। बैटरी कहां कनेक्ट होनी चाहिए? ये जो 2 कैपेसिटर वाले तार आके मिल रहे हैं यहां से बैटरी कनेक्ट हो, और फिर ये कंडीशन हो कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तब जाके इस कैपेसिटर को कट करके हटाते हैं। क्लियर है बात। नहीं तो बहुत क्या करते हैं बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े, काम बहुत आसान किया व्हीटस्टोन ब्रिज ने। व्हीटस्टोन ब्रिज करता क्या है भाई, जहां सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिखता, इस 5 के कैपेसिटर के सेटअप में, उसमें सीरीज पैरेलल दिखा देता है, क्योंकि बीच से एक कैपेसिटर गायब कर देता है। तो जो जो उसमें बच्चे क्या करते हैं, किसी भी 5 टाइप का इस टाइप का सेटअप मिला, बीच वाले कैपेसिटर को उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है इसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी बच्चों बिना व्हीटस्टोन ब्रिज के ही होगा। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व कर ले जाओ, आसान है, बहुत आसान है, कर लोगे तुम लोग। देखो 6 और 12 क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में है? जी हाँ है। 6 और 12 सीरीज कॉम्बिनेशन जरा बनाइए तो इनका कितना होगा? तो भाई ये जो है 6 माइक्रोफैराड है, उसके साथ यहां पे 12 माइक्रोफैराड हो गया, और फिर उसके बाद बीच में 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर 6 और 12 मिलके कितना हो रहे हैं?
6 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन बता दो बच्चा, ऐसा ना करो, जल्दी बताओ कितना होगा। तो 6 और 12 का कितना होगा 4 माइक्रोफैराड, तो ये हो गया 4 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, बहुत आसानी से बताओगे तुम लोग। अब ये टर्मिनल है बी और ए टर्मिनल कहाँ है बच्चा, यहाँ पे। चलो अब इसके बाद क्या कुछ दिखाई दिया और कुछ सीरीज पैरेलल, बहुत सही। 2 और 4 कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में या सीरीज में, तो 2 और 4 जो है वो बच्चों पैरेलल में है। इसका मतलब कि आप क्या करोगे, अगला सर्किट बनाओगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत को बचा रहा हूं, क्या हम यहीं पे बना दें इसको हटा के, चलो छोड़ो अलग ही बना देते हैं। तो अलग बनाते हैं, तो यहां पे देखते हैं, देखो 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, फिर उसके बाद 2 और 4 ये मिलके कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड का और कैपेसिटर हो गया। फिर उसके बाद एक कैपेसिटर जो है यहां से ए टर्मिनल निकल रहा है, ठीक है, और बी टर्मिनल कहां है, तो बी टर्मिनल यहां पे है, ये चीज। तभी तो ये 4 और 2 मिलके 6 हुए हैं, ये 6 पहले से था और ये 12 यहां पे 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब बताओ 6 और 6 मिलके सीरीज कितना हो जाएंगे, 6 और 6 का 3, और फिर ये 3 माइक्रोफैराड इस 12 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में आ जाएंगे बच्चों, और आंसर कितना होगा इस पूरे क्वेश्चन का, सी इक्विवेलेंट बताओ कितना, 15 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी आसान है अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करना सीख गए तो। और इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी आते हैं और नीट एग्जाम में तो इसी टाइप के ही आते हैं अधिकतर क्वेश्चन, अगर इक्विवेलेंट निकालने को आता है तो। ठीक है, देखिए तो देखा जाए तो यहाँ पे ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट निकालना है। जरा खुद से सॉल्व करो, देखो क्या हो रहा है। बच्चा आप सीरीज पैरेलल खोज रहे होगे, आपको आसानी से नहीं दिख रहा होगा सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं बच्चा पोटेंशियल असाइन करके। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर असाइन करें हम इसको, ये बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है, ठीक है, तो क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल, जैसे मान लो मतलब वी ए मान लें, ठीक है, तो अगर पोटेंशियल के हिसाब से हम पॉइंट को असाइन, अगर ये पोटेंशियली ए है तो बताओ ये वाला पॉइंट भी कितना होगा ए। अच्छा यहां से वायर से चलते हुए आए तो ये वाला पॉइंट भी क्या है ए है, पोटेंशियल के हिसाब से, पोटेंशियल चेंज ही नहीं कर रहा है ना। ठीक, अच्छा ये हो गया, ठीक है, ये बी है तो इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया बी, और वायर से चलते हुए आए तो ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा बी। समझ में आ गई बात। तो अभी तक क्या था, 3 कैपेसिटर थे, तीनों से वायर निकला हुआ था, कनेक्टिंग वायर इधर उधर लगे हुए थे, अपने को सीधे सीधे नहीं दिख रहा था कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। जहां पे ना दिखे कि सीरीज और पैरेलल है, वहां पे सबसे पहले आप खोजो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज ना दिखे तो फिर आप इस वाले मेथड पे जाइए। कई सारे सिंपल वायर इधर उधर बिना कैपेसिटर के अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक बार जरूर सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। देखो इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आया, ठीक है, कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आप सीरीज पैरेलल अगर पहचान गए सर्किट में तब तो अच्छी बात है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करो और सर्किट को रिड्यूस करो एक कैपेसिटर तक। ठीक, अगर वो ना दिखे तो फिर किसके लिए खोजोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं दिख रहा है और कई सारे इस टाइप से कनेक्टिंग वायर इधर उधर दिखाई दे रहे हैं तो जान जाओ कि वहां पे पोटेंशियल असाइन करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल असाइन करें इसका मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट भी वायर के थ्रू आए तो ए हो गया। अब सर्किट को रीड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब पता चल गया तो सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। रीड्रॉ का मतलब अब सर्किट को पोटेंशियल के हिसाब से मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ए और बी के बीच में, यहां पे ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर मिला अपने को, इसकी कहानी खत्म। ठीक, फिर देखो ये वाला कैपेसिटर भी क्या ए और बी के ही बीच में है, एकदम सही, तो ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, यहां ए और बी मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद इसका मतलब ये भी नोटिस कर लिया हमने,
ये कैपेसिटर जो है ये भी देखो ए और बी के बीच में है, इसका मतलब ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर मैंने बना लिया। मतलब इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो वो सर्किट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, हम क्या करें, इस पॉइंट को पकड़ लें। ठीक है, जैसे देखो इस पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूं और ये पॉइंट ए जो है इस कैपेसिटर को इस तरीके से उलट के यहां पे रख देता हूं। तो इसको अगर उलट के यहां पे रख दिया मैंने, तो ये वाला कैपेसिटर फिर क्या करेगा, ये वाला कैपेसिटर इस तरीके से फ्लिप करके इसके ऊपर आ जाएगा। तब आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि ये दोनों पैरेलल में आ गए। अच्छा, इस कैपेसिटर के लिए क्या करूं मैं, यहां पे कैपेसिटर बी वाले पॉइंट को पकड़ के मैं यहां से ऐसे घुमा के यहां पे लाके जोड़ देता हूं। मतलब बेसिकली इस वायर को मैं खत्म कर दे रहा हूं, इस कनेक्टिंग वायर, ये फालतू में जो लटक रहा है इस कनेक्टिंग वायर को खत्म कर दे रहा हूं। तो बेसिकली क्या हो गया, तीनों दिख गए। ये वाला कैपेसिटर इधर की तरफ पलट गया, ये वाला कैपेसिटर इधर की तरफ पलट गया, एक कैपेसिटर के ऊपर एक कैपेसिटर और इसके नीचे एक कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर इस तरीके से आपको पैरेलल में दिखाई दे जाएंगे। या तो सर्किट को इस तरीके से आप बच्चा इमेजिन कर सको, या तो फिर सबसे अच्छा तरीका है पोटेंशियल असाइन करके सर्किट को रीड्रॉ कर दो। ठीक है, जैसे देखो यहां पे सर्किट को रीड्रॉ किया। अब बताओ कैपेसिटेंस जो था, कैपेसिटेंस दिया नहीं था, जहां ना दिया है वहां सी मान लेना। ठीक है, तो अगर ये भी सी है, ये भी सी, ये भी सी, तो इसका मतलब तीन कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3C के बराबर। क्लियर है बात। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3C के बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ठीक उसी तरीके से इसका यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, क्या यहां पे कुछ सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखो, यहां व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, यहां तो 4 ही कैपेसिटर हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। एक बार सर्किट को रीड्रॉ करिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको कुछ होमवर्क देते हैं। एक तो ये होमवर्क हो गया, इसका सी इक्विवेलेंट बताना है कितना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद तो ये सेकंड पार्ट का आप सी इक्विवेलेंट निकालिएगा। आगे का भी मैं इसका आंसर बता देता हूं कि कितना कितना आंसर आएगा इनका, ताकि आप अपने सॉल्यूशन पे आश्वस्त हो सको कि आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम बता देंगे, करवा देंगे इसको। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 5C/3 इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो सी इक्विवेलेंट बच्चा आएगा इसमें 2C के बराबर। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन में सी इक्विवेलेंट आएगा 3C/2 के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में इसका आएगा कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच में निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी इस केस में 2C के इक्वल। ठीक, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। खैर ये नहीं, इसके बाद वाला देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि वायर से कनेक्टेड है। तो वायर से कनेक्टेड है तो इसमें आप देखिएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं मैं। तो बच्चा इसका आंसर है सी इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू होगी 3C/2 के बराबर। और फिर उसके बाद चलते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंट देता हूं, यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट को रीड्रॉ करना। ये ए और बी दिया हुआ है, इस पॉइंट को मान लेना डी और इस पॉइंट को मान लेना ई, और सर्किट को रीड्रॉ करना। कैपेसिटेंस कितना है, सारा सी के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बच्चा और इसका आंसर आएगा सी इक्विवेलेंट सी के बराबर। इसमें कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा, ध्यान देना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है और साथ में एग्जाम में भी ये आया हुआ कई सारे एग्जाम में। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने तक का क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में
आप लोग को कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो सिमेट्री के हिसाब से होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल सर्किट यहाँ पे कैपेसिटर में हम बहुत कम करेंगे, क्योंकि चार्ज का फ्लो अभी हम नहीं पढ़े। चार्ज का फ्लो कहाँ पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसकी अच्छी फीलिंग आती है कि चार्ज फ्लो हो रहा है, सिमेट्रिकली फ्लो होगा, ये सब सारा कुछ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्यूब वाले क्वेश्चन हो गए कि क्यूब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, जो बुकलेट में आपके दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप पढ़िएगा। अभी तक कल नेक्स्ट क्लास में जो सिमेट्री मैं बता दूंगा उतना तो कम से कम आप क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना उससे सीख लोगे। तो फिर उसके बाद हम एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पे फिर से चलेंगे और इस बार हम एनर्जी कंसिडरेशन देखेंगे कि कैपेसिटर को चार्ज करने में कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तब कितनी एनर्जी का लॉस होता है, एक चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास, अभी तक आज हमने स्विच की क्लोजिंग, ओपनिंग, इन सब टाइप का क्वेश्चन करा दिया, इक्विवेलेंट सर्किट के भी क्वेश्चन करा दिए। अब आप IC2 को पूरा लगा डालो, ठीक है, और साथ में आपको असाइनमेंट भी मिल रहा होगा, ठीक है, मिलेगा, अगर नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, वहां से उस असाइनमेंट को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस के लिए वो दिए गए हैं, ठीक। तो मेहनत करते रहिए। कैपेसिटेंस अगर आपने सीख लिया तो आने वाले टाइम में जो अगला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।